नाज़रीन, हमारा खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में आज का मौजू है काउंसलिंग, जिसमें हमारे खुसूसी मेहमान हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मनीष कुमार सिन्हा साहब। आपसे उन्हीं की बात करवाते हैं और आज के मौजू पे रोशनी डालते हैं। सिन्हा साहब, आप आज के हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है, और आप जो ये काउंसलिंग का जो आगाज़ किए हैं इसके ताल्लुक़ से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को रोशनी डालिए। इसमें ऐसा है कि एक्चुअली हम लोग हमारे पास कई रिप्रेजेंटेशंस आते थे। सो रिप्रेजेंटेशंस में बेसिकली बहुत केसेस में 498A का एक्यूजेशन के साथ में, मतलब उसके इल्ज़ाम लगाते हुए कुछ लेडीज़ आई, और उसके बाद क्या होता है कि 498A में उसके बाद कुछ लेडीज़ ऐसे भी आई जो 498A में एक बारी उनके हस्बैंड अरेस्ट हो गए और उनके जो रिलेटिव्स हैं, फादर और मदर वगैरह, हस्बैंड के फादर मदर वगैरह अरेस्ट होने के बाद में अब इन लेडी को पता नहीं चल रहा है करना क्या है। तो वो वापस से फैमिली में रहना चाहती, बट वो फैमिली में जा नहीं सकती क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं, और इनको ठीक से रह नहीं पा रहे, बच्चे हैं साथ में। तो बेसिकली ये सब इसलिए होता है कि कई बारी कि हमें जो कानून है उसका सही हमें पता नहीं रहता, और कोई एक स्टेप लेने के बाद उसका क्या नतीजा निकलेगा ये भी कई बारी हमें पता नहीं रहता। तो ये चीज़ को देखते हुए एक छोटा एक्सपीरियंस भी था कि 2004 में जब मैं धर्मावरम में काम करता था, धर्मावरम अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक डिवीज़न है, वहाँ पे मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था। तो इसी तरह से कुछ काउंसलिंग किया करते थे हम लोग, और 2010 में जब मैं उसी डिस्ट्रिक्ट का एसपी बन के वहाँ पे गया, तो मुझसे मिलने वो काउंसलिंग जिनका हम किए थे वो लोग आए और अपने बच्चों के साथ आए थे। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था मुझे। और फिर यहाँ आने के बाद इमीडिएटली दिखा कि कई ऐसे केसेस हैं, कई पेरेंट्स जो हैं, लड़के के पेरेंट्स वगैरह भी थोड़ा हरास हो रहे हैं करके, ऐसा थोड़ा था। तो ये सब देखते हुए हम लोग काउंसलिंग सिस्टम शुरू किए, जिसमें हमारी फैमिली काउंसलिंग सेंटर बोलते हैं इसको हम लोग, पुरानी हवेली में। जो भी लेडी आती हैं, एक्चुअली मैंने अभी तक ये देखा है कि वो एक्चुअली जो वो बात कहना चाहती हैं और जो वो पिटीशन में लिखती हैं, मतलब वो खुद तो नहीं लिखती हैं, वो जाकर किसी से टाइप करा लेती हैं। जो टाइपिस्ट है वो अपने दिमाग से वो लेडी की बात को सुनने का उसके पास टाइम नहीं रहता। 5% लेडी की बात रहती है, 95% टाइपिस्ट की बात रहती है। करते हुए थोड़ी बातों को लेकर के 498A जो डाउरी हरासमेंट है 34DP एक्ट, इसके सेक्शंस को कैसे लाया जाए करके एप्लीकेशन टाइप करके भेजा देता है। कोई भी एप्लीकेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जो एप्लीकेशन में लिखा है और जो वो बोल रही हैं, दोनों में बहुत गैप है। सो एनीवे हम लोग फिर सोचे कि इससे अच्छा है कि डायरेक्टली बात किया जाए, पिटीशन के हिसाब से डायरेक्टली केस बुक करके रिमांड करने की बजाय बात करेंगे, देखेंगे क्या है, और अगर ज़रूरत पड़ी हरासमेंट जेन्युइन है तो अपन उनको रिमांड भी करेंगे बोल के शुरू किए। ये शुरुआत हम लोगों ने 28 नवंबर को किया था। कोई ऐसा डेट सेलेक्ट नहीं किया गया, उस दिन जस्ट हम लोगों ने सोचा कि आज शुरू करते हैं। तो शुरू करने पर हम लोग 2-3 केसेस उस दिन आए थे, उनको लेकर शुरू किए। धीरे धीरे काफ़ी लोग आना शुरू हुए। तो अभी हम समझते हैं कि काफ़ी फैमिलीज़ आई, काफ़ी फैमिलीज़ की काउंसलिंग की गई है। पिछले 1 महीने में 150 के आसपास फैमिलीज़ आई, और उसको देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि 5% जो लेडीज़ जो डाउरी हरासमेंट का केस लेकर के आती हैं, मेंटल हरासमेंट, क्रुएल्टी, डाउरी हरासमेंट वगैरह, कई बार क्या होता है कि वो चीज़ करना नहीं चाहती हैं, बल्कि वो या तो उनको कोई पुश करते रहता है, या फिर वो गलत फहमी की वजह से, टाइपिस्ट की गलती से, बहुत सारी गलतियाँ जो होती हैं, सो टाइपिस्ट की वजह से वैसा लिख दिए, फिर बाद में बोल ना पाए, उस तरह की दिक्कतें होती हैं। सो हम लोग अल्टीमेटली अभी तक जो किए उससे कुछ सीखें मिली हैं। उसमें एक ये है कि अधिकतर केसेस जो हैं वो डाउरी से रिलेटेड तो नहीं है, खासकर मुस्लिम फैमिलीज़ में डाउरी से रिलेटेड नहीं रहती। मोस्टली वो सास और जो हस्बैंड की मदर हैं और उनके जो फादर हैं उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है, एक ये कारण रहा। दूसरा कारण रहता है कुछ केसेस में हस्बैंड थोड़े पीने की आदत पड़ रही है आजकल, ये नया देख रहा हूँ मैं, बट फिर भी पीने की आदत पड़ रही है, और पीने के बाद में जो वाइफ़ हैं उनको थोड़ा परेशान करना वगैरह।
तीसरा कारण हम लोगों को दिखा कि कई लड़के जो हैं वो विदेश में हैं, मतलब अरब कंट्रीज़ में है, ओमान में है, कुवैत में है, सऊदी अरेबिया में है, तो वो लड़की से बराबर टच में नहीं रह पा रहे, जिसकी वजह से लड़की अपने घर को छोड़ के फादर मतलब हस्बैंड के घर के छोड़कर अपने घर को आ जा रही, मायके को आ जा रही। सो अधिकतर ऐसे केसेस, और कुछ केसेस में बहुत कम ऐसे दिखे, 5% केस, 5% केस में हैरासमेंट है। तो ये देखने के बाद में फिर हम लोगों ने ये स्ट्रेटजी बनाया कि जो भी लड़की है, लड़का है, लड़की के पेरेंट्स, लड़के के पेरेंट्स, जो भी इम्पोर्टेंट आदमी है उनको बुला करके उनको समझाना। जो बाहर में लोग हैं उनको बाहर में उनसे भी फ़ोन पे कई बार बात करके उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है समझाना। जो पीने वाले लोग हैं उनको डी एडिक्शन सेंटर है कुछ हैदराबाद सिकंदराबाद में भी है, वहाँ पे भेज रहे हैं हम लोग, स्वीकार उपकार बोल के। सो ओवरऑल देखने के बाद में ऐसा लगा कि जो लोग आते हैं उसमें मोमेंट पे गलती, उस मोमेंट पे गुस्से की वजह से, या फिर बात समझ में नहीं आ पाई उसकी वजह से, या फिर किसी के उकसाने की वजह से भी कई केसेस ऐसे दिखे। सो ओवरऑल हम लोग अभी तक जितने काउंसलिंग किए उसमें 70 to 80% तो साथ रहने लगे। कुछ 10% जो हैं वो हम लोग रिपीटेड बुला रहे हैं उनको, 1 वीक, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसा करके बुला के उनको फिर से समझाना, और उनको ये भी देखते रहना कि कोई मिसबिहेवियर तो नहीं है। 2-3 केसेस ऐसे हुए जिसमें हम लोग को केस रजिस्टर करना पड़ा, बट ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ जिसमें हमें अरेस्ट करना पड़ा हो। 2-3 ऐसे केसेस इसलिए रजिस्टर किए सो दैट कि जो जेन्युइन केसेस हैं जिसमें कि थोड़ा डर रहे, बट हम लोग उस केसेस में भी अरेस्ट नहीं किए हैं। 15 दिन 20 दिन का टाइम दे रहे हैं हम लोग, उनका बिहेवियर अच्छा हो जाए। और इस 1 महीने 2 महीने में भी ऐसा नहीं कि छोड़ देते हैं हम लोग। हर वीक सैटरडे के सैटरडे आकर के वुमेन फैमिली काउंसलिंग सेंटर में मिलना, वाइफ आ रही, उनके हस्बैंड आ रहे, तो उससे क्या हो रहा है कि अरेस्ट्स वगैरह, तो अरेस्ट से रिलेटेड जो हरासमेंट है वो तो थोड़ा कम हो रहा है, लोगों का सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो पॉजिटिव जा रही हैं, अभी तक तो ऐसा देखा गया है। इतने सारे केसेस में कौन से ज़्यादा केसेस में इजाफा रहा, जो गरीब तबके के हैं या फिर हाई फाई या मीडियम में हैं, इसमें कौन से ज़्यादा हैं? और जो अदर कंट्री में जो जॉब कर रहे हैं उनमें से केसेस में कितने आ रहे हैं? जो दूसरी कंट्रीज़ में जॉब कर रहे हैं वो तकरीबन मैं समझता हूँ 150 में 10-15 होंगे, सो 10% 10% आप रख सकते हैं। जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की जो प्रॉब्लम है वो मैं समझता हूँ 60-70% उनका प्रॉब्लम है। और तीसरी बात जो आप पूछे कि गरीब तबके में ज़्यादा, एक्चुअली गरीब तबके में ज़्यादा वजह तो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, बट क्या है मिडिल क्लास में प्रॉब्लम होती है। ये सब जो प्रॉब्लम होती है मिडिल और लोअर मिडिल क्लास में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो गरीब तबका रहता है और जो बहुत ही अमीर तबका रहता है उनको इन चीज़ों से मतलब नहीं रहता है। सो बहुत गरीब और बहुत अमीर, बाकी जो थोड़ा गरीब और थोड़ा अमीर उन लोगों से रहता है, उन्हीं लोगों का बेसिक क्लास है। कुछ सो कॉल्ड हाई क्लास के लोग भी आए। 1-2 केसेस में डाइवोर्सेस भी हुई हैं। 1-2 केसेस में हम लोग ये देखे दोनों लड़के लड़की से बात करने की, ये बहुत बड़ा मिसमैच, और इसको मैच करना पॉसिबल नहीं है। फिर वो लोग अपने मर्ज़ी से, अब कोई भी केसेस में डाइवोर्स भी होते हैं या खुला लेती हैं, उस केसेस में भी वो ये क्या चाहती हैं कि हस्बैंड को जेल भिजा दिया जाए या उनके रिलेटिव्स को जेल भिजा दिया जाए, वैसा भी रहता है। तो उन सभी चीज़ों को रोकते हुए, उन सभी चीज़ों को कम करते हुए, थोड़ा हेल्पफुल हो करके लोगों को मतलब एमिकेबली सॉर्ट आउट हो जाए, ऐसा करके हम लोगों का एफर्ट रहा है। सो कुछ केसेस में डाइवोर्सेस भी हुई हैं। हरासमेंट में इजाफा, जैसे कि ससुराल में सास रहते हैं, ससुर रहते हैं या फिर शौहर, तो किसके ज़्यादा खिलाफ कंप्लेंट आती हैं आपको? एक्चुअली हरासमेंट का ऐसा है कि जो आपके लिए हरासमेंट है वो हो सकता है मेरे लिए ट्रेडिशन नहीं, बट बेसिकली क्या प्रॉब्लम है कि जो एक लड़की है सपोज़ कीजिए, वो उनका जो परवरिश है वो दूसरे माहौल में रहा है, तो वो जब नए माहौल में आती हैं तो इमीडिएटली वो हस्बैंड उतना से मुश्किल नहीं होती, बट क्या होता है घर में एडजस्ट करना पड़ता है। तो लड़कियां भी आजकल क्या है एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किलें हैं उनको। तो जनरली जो कंप्लेन आती है वो मदर इन लॉ के अगेंस्ट में आती है, सिस्टर इन लॉ के अगेंस्ट में आती है, बहुत कम जो है वो हस्बैंड और फादर इन लॉ के अगेंस्ट में आती है। एक कंप्लेन जनरली ये रहता है कि हस्बैंड जो है वो माँ की बात ज़्यादा सुनते हैं, नेचुरल भी है, बट ये सब एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हैं, ये सब डाउरी हरासमेंट नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना है। हरासमेंट भी हो सकता है बट डाउरी हरासमेंट तो नहीं होता। लेकिन क्या होता है जब ये लड़कियां अपनी स्टोरी को लेकर के कहीं जाती हैं, कोई टाइपिस्ट या कोई मिलता है तो वो उसको डाउरी हरासमेंट का कलर दे देता है। तो अगर हम लोग इंटरवेन नहीं किए मान लीजिए, तो क्या होगा, जो डाउरी हरासमेंट नहीं है वो डाउरी हरासमेंट में बुक हो जाएगा,
उसमें अरेस्ट हो जाएगा, तो लोगों का ओवरऑल लॉ के ऊपर से फेथ चला जाएगा, ये बात है। तो इसीलिए हम लोग बहुत पर्टिकुलर होकर के कोशिश किए। कानून के एतबार से इन राइटर्स के ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, और जो कंप्लेंट आते हैं, कंप्लेंटर आपके पास शिकायत कुंदान जो शिकायत लेके, उनकी राइटिंग में कंप्लेंट किया जाए, या फिर फेस टू फेस जो भी उनके साथ जो नाइंसाफ़ी है वो बयान करने के बाद ही केस दर्ज किया जाए या काउंसलिंग हो जाए। जो भी हमारे पास आते हैं उनके साथ बात करते हैं हम लोग, बात करके ट्रुथ पता करने की कोशिश करते हैं। ट्रुथ पता करने के बाद में उसके बाद फिर अब एक केस 2 दिन पहले का है, कल का है, कि लड़की ने डाउरी हरासमेंट का केस लेकर के आया। प्रॉब्लम क्या था, जब उसके डेप्थ में गए हम लोग, प्रॉब्लम यह था कि लड़की का अपनी सिस्टर के हस्बैंड के साथ संबंध था, जो कि हस्बैंड, वो तो किसी को एक्सेप्ट नहीं होगा, सो हस्बैंड और हस्बैंड की मदर फादर वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और घर से निकाले थे, बोले थे यहाँ पे मत रहो, अपने घर पे जाके, ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन कंप्लेन किस चीज़ को आया कि हमने 50,000 रुपया नहीं दिया इसलिए हमें घर से बाहर निकाल दिया गया। तो इसमें अब किसकी गलती है इस टाइप के कंप्लेन की, अब क्या बोलना, बट जो भी लोग आते हैं हम लोग डेप्थ में जाकर देखते हैं क्या इशू क्या है, और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग उसको हैंडल करने की कोशिश करते। तो इस केस में जिसमें कि लड़की ने गलत कंप्लेन दिया था, अपने सिस्टर के हस्बैंड के कहने पे गलत कंप्लेन दिया था, उसमें उल्टा कंप्लेन लेकर के सिस्टर के हस्बैंड को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। अब देखने में आता है कि आज की जो नई जनरेशन है, आज के जो लड़कियां हैं, जो कॉलेज वगैरह करके फिर शादी वगैरह हो जाती हैं, वो नहीं चाहती कि सास ससुर के साथ कंटिन्यू रहें। वो शादी हो गए कुछ दिन के बाद अपना अलग से घर बन जाए, वो बने। इसमें डिमांड में शौहर बीच में, इधर माँ बाप की वजह से और इधर बीवी की वजह से बीच में वो परेशान हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे क्या आपसे इसमें क्लियर है हम लोगों ने क्या सोचा है इसके बारे में। अभी जस्ट एक फैमिली मिलने आई थी, तो उसमें क्या हुआ कि लड़की फादर मदर से एडजस्ट नहीं कर रही है, तो उसको बाहर घर लगाने का है। तो ऐसे केसेस में, किसी भी केस में हम लोग ये सजेस्ट नहीं करते कि आप घर से अलग होकर रहें। ज़रूरत हुई तो मदर इन लॉ की थोड़ी को समझाना, ज़रूरत हुई तो डॉटर इन लॉ को समझाना, ज़रूरत हुई तो थोड़ा बहुत हस्बैंड को भी समझाना, बट कभी भी हम लोग ये नहीं बोलते कि आप घर से बाहर निकल के रहो, ये बात है, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन वैसा रहा है। बस अधिकतर लोग समझ लेते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट केसेस में भी देखा कि आने पे जो लड़की थी वो काफ़ी एडमेंट थी कि ये संभव पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उनके साथ रह सकूं। वो 2-3 बार बात करने के बाद में वो अल्टीमेटली अपने घर, हस्बैंड के घर को जा करके वहाँ पे रह रही है। ऐसे केसेस भी है सब के जो शौहर बाहर रहते हैं, बाहर मुल्कों में जॉब करते हैं और ज़्यादा वक्त अपने घर वालों को नहीं दे सकते हैं और वो काफ़ी दूर रहते हैं और आ भी नहीं सकते हैं। इनमें है तो थोड़ा सा ससुराली हरासमेंट से भी फिर वो डॉरी केसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो शौहर अगर वाकई में है कि उसकी गलती है और वो नहीं आ पा रहा है या फिर नहीं आना चाह रहा है या वहाँ से नोटिस जारी कर दिया है, तलाक़नामा भेज दिया है, तो वो शौहर को या लाया जाएगा या किस तरीके से काउंसलिंग होगी? अभी तक ऐसे जो 10-15 केसेस आए हम लोगों के पास में, शौहर हैं ओमान में, शौहर हैं कुवैत में, शौहर हैं सऊदी अरेबिया में। तो इमीडिएट प्रॉब्लम ये है कि लड़की 3-4 महीने तक तो अपने पेरेंट्स इन लॉ, मतलब अपने सास ससुर के साथ रह के अपने माँ के घर आ गई और 6-7 महीने के बाद में वो अल्टीमेटली भी पुलिस के पास आ रही है। तो इनका इमीडिएट प्रॉब्लम मेंटेनेंस का होता है। उनका इमीडिएट कंप्लेन ये रहता है कि कुछ पैसे भी नहीं भिजा रहे, कभी बात नहीं कर रहे, ये बेसिक कंप्लेन रहता है। तो कोई भी ऐसा कंप्लेन आने पर सबसे पहले उनको ये समझाना पड़ता है कि कई बार ये पॉसिबल नहीं है कि शौहर सऊदी अरेबिया से जो वहाँ कमाने गए हैं वो यहाँ आकर के मिलें, और अधिकतर केसेस में वाइफ को शादी से पहले ही बता दिया जाता है कि शौहर सऊदी अरेबिया में है या ओमान में है एट्सेट्रा। तो एक ये है, उनको याद दिलाते हैं हम लोग कि देखिए आपको पहले ही बताया गया होगा। 1, 2 उनको थोड़ा समझाना पड़ता है कि उनके लिए आना पॉसिबल नहीं है। 3 उनके शौहर का नंबर लेकर हम लोग बात करते हैं। बात करने के बाद 2 चीज़ें इंश्योर करते हैं, मेंटेनेंस, और शौहर जो है वो 2-3 दिन में एक बारी कम से कम ज़रूर से वाइफ को फ़ोन करके बात करें। तो जैसे जैसे वो बात करना शुरू करेगा, नॉर्मली उनके बीच में जो गैप है वो गैप कम होगा। तो अभी तक 10-15 केसेस में मैं ऐसा देखा कि शौहर जो है वो मेंटेनेंस देने को तैयार हुए कि जो भी मेंटेनेंस, कोई 3,000 5,000 जो भी मेंटेनेंस हो, और 2 दिन में एक बारी बात करने को भी वो लोग तैयार हुए, बात कर भी रहे। और हमारे लोग जो फॉलोअप करते हैं, एक लेडी है यहाँ पे अनुराधा बोलकर, एक कांस्टेबल, उनका काम ही है यही
कि वो बार बार फॉलोअप करते रहना कि आपको क्या हो रहा है, कैसा है, क्या नहीं है बोल के। वो रजिस्टर मेंटेन करके उसमें फ़ोन नंबर्स हैं, फ़ोन नंबर पे उन्हें बात करते रहती। सो अभी तक तो कुछ स्पेसिफिक कंप्लेन तो नहीं आया कि कुछ प्रॉमिस करके कोई मुकरा हो, ऐसा तो नहीं आया अभी तक। अगर मुकर जाएं और वो नहीं आए बाहर से और स्ट्रिक्टली कहते हैं कि मैंने तुमको तलाक दी, अब जो करना है कर लो, तो इसके ऊपर पुलिस का क्या रवैया होगा? या अगर मान लीजिए शौहर बहुत ही अड़े हुए हैं, बिल्कुल ही सुनने को तैयार नहीं है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा, बिकॉज शौहर हो सकता है सऊदी अरेबिया में हो, इन लॉज तो यहीं पे रहते ना, तो फिर ऐसा थोड़ा अपन डराए धमकाए तो 498 ए केस बुक कर देते बोले तो वो ऑटोमेटिकली लाइन पे आते। कुछ केस ऐसे भी हैं जो ज़ेरे कोर्ट में चल रहे हैं लेकिन काउंसलिंग होके वो मिल चुके हैं, इसके बारे में? कुछ केसेस ऐसे हैं जो अरेस्ट हुए, अरेस्ट होने के बाद में चार्जशीट हो गया, कोर्ट में पेशी हो रही है और वो काउंसलिंग करने के बाद में दोनों एक दूसरे को मौका देने के लिए फिर से तैयार हुए। तो ऐसे 3-4 केसेस हैं, शायद थोड़े ज़्यादा 5-6 केसेस ऐसे आए होंगे। तो हम लोग उनको मौका दे रहे हैं, हम लोग उनको समझा करके देखो ये सारी चीज़ें थी। उसमें क्या है कि वही दिक्कत है, जब केस देना था तब गुस्से में या जिस वजह से भी केस दे दिए। अब क्या है कि पुलिस स्टेशन इतनी बिज़ी रहती है कि वो लोग इस डेप्थ में जा नहीं सकते, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। आप कंप्लेन लेकर आ रहे हैं, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वैसे केसेस में वो सीधा रिमांड कर दिए। रिमांड होने के बाद जब एक बार रिमांड हो जाता है, चार्जशीट करना 99% केसेस में होना ही होना है, चार्जशीट हो जाता। अब ये जो प्रोसेस का 2-3 महीने का प्रोसेस है, इसमें लड़के और लड़के को समझ में आता है कि जल्दबाजी हो गई। ऐसे ख़वातीन भी रहते हैं जो आपके पास आते हैं कंप्लेंट होने के बाद या काउंसलिंग होने के बाद, फिर अगर ऐसा इशू फिर दोबारा हो तो उसके ऊपर कैसा करेंगे आप लोग, और फिर शौहर को क्या एडवाइस दिया जाएगा और इसमें कितना वक्त लगेगा आप? एक्चुअली कोई भी कुछ इश्यूज़ 70-80% जो इश्यूज़ हैं वो 1-2 वीक में सॉर्ट आउट हो जाते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं जो 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी चलेंगे। तो कुछ केसेस में हम लोग क्लियरली देखे हैं कि मैं उनको दोनों साइड को बोला हूँ कि ये हम लोग बोले हैं कि वो 6 महीने की इशू है, ये इतनी जल्दी सॉर्ट आउट नहीं होता। तो उनको हर वीक बुलाना या 15 डेज़ पे एक बारी बुला करके देखना कि ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, थोड़ा सहारा देने जैसा का। 6 महीने में अगर मान लीजिए वो ठीक से चला जाता है सिस्टम, तो वो सिस्टम एक बारी बन गया, मतलब एक बारी गाड़ी पटरी पे आ जाती है तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होता। सो एक चीज़ है, हमें जहाँ तक पॉसिबल है लोगों को मौका देते रहना। जब तक 2 इश्यूज़ हैं, एक तो आदमी विलिंग होना चाहिए कि मैं मौका अगर मुझे मिला तो मैं उसको ठीक से यूज़ करूँगा, 1। 2, जिसको भी आप मौका दे रहे हैं, आप सिर्फ मौका दिए, ठीक है तुमको एक और चांस देते हैं, तो मुश्किल है, वो नहीं होता। उसको गाइडेंस देना। अब मान लीजिए कोई पीने का आदमी है, उसको वो हमेशा ये बोलेगा कि साहब एक मौका और दीजिए, मैं खुद को ठीक कर लेता हूँ, बट वो पॉसिबल नहीं है, बशर्ते कि आप उसको सही रास्ता दिखाएं। तो ऐसे केसेस में मौका दे रहे हैं हम लोग और उसको बता रहे हैं कि तुम इस जगह पे जाओ, इस जगह में अपना ट्रीटमेंट कराओ, और उसके ट्रीटमेंट को भी हम लोग कभी कभी फॉलो कर लेते हैं 3-4 दिन में एक बारी। तो उससे क्या होता है कि वो 15-20 दिन में एक ऐसा केस देखा, 15 दिन में वो अपनी वाइफ के साथ, उसकी वाइफ उसको फिर से पकड़ के लाई, अपनी वाइफ के साथ उन्होंने आया कि साहब ये देखो अब मैं ठीक हो गया हूँ। वाइफ से पूछे कैसे हैं भाई, ठीक हो गए हैं, ठीक है, फिर खुशी से रहिए। ऐसा कोई केस आया साहब जो मोहब्बत से होने के बावजूद भी फिर सख्ती करना पड़े, उनको डराना पड़ा? या ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें पहले यहाँ पे कुछ बोले, बट फील्ड में बट जब वापस घर में गए तो मुश्किलें शुरू हुई, फिर से उनको बुलाना पड़ा। बुलाने के बाद में उनको फिर से समझाना पड़ता है, सख्ती से समझाया गया। बेसिकली लाइफ जो कि आगे जीने का है, उसमें फोर्स से आप कुछ नहीं कर सकते, फोर्स से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी क्या है कि आप बार बार समझा करके उसको सही रास्ता दिखाना। बट किसी को फोर्सिबली, तो मान लीजिए आपके दिमाग में कुछ और है और आपको एक बार ही बोल दिया जाए कि आपको ऑर्डर दिया जाता है कि आप ये कीजिए, वो नहीं होता। वो 1-2 दिन हो सकता है, 1 वीक, 10, 15, 20 दिन हो सकता है, लाइफ में तो नहीं होता। तो हमारा ये अप्रोच रहा है कि लाइफ के लिए जो चीज़ें चल सकें उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए, इमीडिएट रिज़ल्ट ना आए तो भी
15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में भी उस चीज़ को अगर हम लोग अचीव कर सकें तो अच्छा रहेगा बोल के सोचते हैं। कितना स्टाफ इसमें काम कर रहा है, और जो मुस्लिम्स जो केसेस आ रहे हैं इसमें मुफ्ती मौलवियों की कोई राय मशवरा ली जा रही है, जैसे कि तलाक़ एक नाकाबिल अल्लाह ताला को मंजूर नहीं है, उसको कबूल नहीं है इसके। सो बेसिकली इसमें हमारा स्टाफ तो है जो वुमेन पुलिस स्टेशन के सेम स्टाफ है, माइंड यू, कोई स्टाफ में चेंज नहीं है। इससे पहले जो वुमेन पुलिस स्टेशन थे वही स्टाफ है, कोई एक्स्ट्रा आदमी नहीं है। बट उनको थोड़ा समझाया गया कि तुम ऐसे करो, और शुरू में अभी मैं भी खुद बैठता हूँ जिससे कि वो साथ में सीख सकें करना क्या है। एक बारी वो सीख लेंगे तो मेरे बैठने की भी ज़रूरत शायद ना पड़े। स्टाफ तो वही है, कोई एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं है। वुमेन पुलिस स्टेशन जो इससे पहले था वही लोग हैं। जहाँ तक शरियत जो लॉ हैं उनकी बात है तो हमारे साथ में बैठते हैं जिनको कि थोड़ा आइडिया है। सो कुछ केसेस में हम लोगों को उनका हेल्प लेना पड़ता है, जैसे वो 2 तलाक, 3 तलाक, और फिर वो किस सिचुएशंस में तलाक जो लेते हैं वो करेक्ट है, वो वैलिड है। उसके लिए एक हमारे आदमी है वो साथ में बैठते हैं जो इस चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं कि तलाक की क्या वैलिडिटी है, शरत लॉस क्या है। अब आप शहर की काफ़ी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं, फिर इसमें इतना वक्त ज़्यादा जाया हो रहा है, तो अब बाकी सारे केसेस कैसा है वो करते हैं? एक्चुअली मैं जो हमारी कोशिश ये है कि एक सिस्टम आ जाए, एक सिस्टम बन जाए, तो उसके तो क्या होगा, सिस्टम बनने के बाद में वो ऑटोमेटिकली थोड़ा चलेगा। सो अभी जब भी कोई सिस्टम आप बनाना चाहते हैं, जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो मेहनत तो करना पड़ता। बगैर मेहनत के कोई करेक्ट काम तो नहीं हो सकता। मतलब जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान लीजिए हम लोग झूठ भी बोल सकते हैं, मगर वो कब तक बोल सकते, नहीं बोल सकते। इसलिए कोई भी काम जो करना होता है उसमें मेहनत ज़रूरी है, और जो मेहनत ज़रूरी है नो डाउट। वन सेकंड इज़ दैट हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक सिस्टम सेटअप हो जाए, लोगों को थोड़ा ट्रेनिंग दे करके, लोगों को समझा करके, अपने मतलब हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको सिखा करके एक सिस्टम जब डेवलप हुआ तो मेरे को उतना समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अभी हम लोग ये सिस्टम रखे हैं कि सबसे पहले जो है वो वुमेन पुलिस स्टेशन जो अपना, अभी तो वहाँ नहीं काम कर रही पुलिस स्टेशन, अभी पूरा जो फैमिली काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पे ऑफिसर्स पहले बात करते हैं। बात करने के बाद में हर केस में 10-15 मिनट मैं भी बात करता हूँ क्या है, एंड देन सो दैट कि कोई गलती ना हो जाए हम लोगों से। सो थोड़ा एफर्ट तो है, थोड़ा काफ़ी मेंटल एनर्जी बहुत जाता है, मानसिक तौर पे थोड़ा वो रहता है, मतलब काफ़ी मेंटल एनर्जी बहुत जाती है, हार्ड वर्क रहता है, और टाइम का फाइट रहता है। सब दिक्कतें तो हैं, बट इस बात की खुशी है कि अगर आप 150 में करीबन 140 फैमिलीज़ को भी बचा लिए तो भी इस बात की खुशी है। अब मैं यहाँ आके देखा हूँ कि बाहर ख़वातीन की काफ़ी सारी कतार लाइन लगी है, इस उम्मीद पे आए हैं कि आपने जो आगाज़ किया है काउंसलिंग का, ये उम्मीद लेके आए हैं, लाइन में ठहरे हैं। तो जितने सारे काउंसलिंग हो चुके हैं, जो कामयाबी हासिल हुई, वो जाते जाते आपको क्या कहते हैं? किसी को दुआएं देते हैं, कुछ कहते हैं? मैं समझता हूँ वो दुआ देते होंगे, खुश रहते हैं लोग और दुआ देते हुए जाते हैं वापस आने के लिए। तो उसमें हम लोग कभी भी बस हमें भी खुशी रहती है कि चलो किसी को हेल्प हुआ, और थोड़ा लोगों को मदद पहुंची। वो अपनी ज़िंदगी में सर्टेनली याद करेंगे, भले हमें नाम से याद करें ना करें, बट ये तो ज़रूर याद करेंगे कि पुलिस उनकी ज़िंदगी में काफ़ी हेल्प को आई। और आप ऐसा सोचिए कि आज से, और ये वो ज़िंदगी भर रखेंगे, 20-25 साल बाद भी वो ये चीज़ नहीं भूलेंगे कि जो उनकी फैमिली ब्रेक होने वाली थी वो ऑलमोस्ट सही रास्ते पे आई। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ है लोगों को। काफ़ी सारे पुलिस स्टेशन में ऐसा देखा गया है कि सब ख़वातीन आते हैं कंप्लेंट लेके इस डॉरी हरासमेंट पे, तो उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। जैसे इंस्पेक्टर या एसीपी होते हैं, बस वो कांस्टेबल के हैंड करते हैं, देखो क्या है, देख लो, रफा दफा। तो आप अपनी जिम्मेदारी अपने शहर में मना रहे, तो और दूसरे जोन हैं उसके लिए क्या रखें? तो अभी उसमें आई थिंक बाकी जोन्स में भी कुछ सेटअप कर रहे होंगे सोचता हूँ मैं, बट जैसा आपने बोला ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। कोई भी लेडी एक्चुअली, खासकर किसी भी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में
थोड़ा पुलिस स्टेशन बिना आए काम चल जाए तो बेटर हो करके सोच लेते हैं किसी भी सिचुएशन में। हम लोग भी एज ए पुलिस ऑफिसर, जबकि मैं सीनियर पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं नहीं, मतलब ऐसा है, अब क्या बोलना उसके बारे में, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, लोग पुलिस स्टेशन नहीं आना पसंद करते, सेंसिटिव इशू है, देयर इज़ नो डाउट। इसीलिए पुलिस स्टेशन से हटा करके इसको यहाँ पे रखा गया है। नहीं तो ये वुमेन पुलिस स्टेशन से भी अपन चला सकते थे, बट इसको इसलिए इसे यहाँ पे रखे सो दैट पुलिस स्टेशन जैसा माहौल ना हो। एक तो ये है। दूसरा, चूँकि मेरी ऑफिस भी यहीं पे है तो मैं क्लोजली मॉनिटर कर सकता हूँ कि किसी दूसरे तरीके की उसमें कोई गलतियों की गुंजाइश ना हो। तो सेंसिटिव इशू है, इसीलिए वुमेन पुलिस स्टेशन से एक्चुअली शुरू किया गया ये सेंसिटिव। आवाम के लिए क्या मैसेज रहेंगे आपका, हस्बैंड वाइफ के लिए और सास और ससुर के लिए? और रही बात लड़की के पेरेंट्स की है, तो ज़रा सी गलती हो गई या ज़रा सी सास ससुर वाला डांट दिए बच्ची को या शौहर कुछ बोल दिया, बस वो घर चली आती है और फिर सास वालिदैन, जो लड़की के वालिदैन होते हैं, चलो क्या है हमारे बच्ची के ऊपर जुल्म हो रहा है, डोरी हरासमेंट केस बुक कर देते हैं, तो इनके लिए कुछ मशवरा दीजिए। सास ससुर से और जो मदर फादर हैं, लड़के और लड़की के जो मदर फादर हैं, इनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन रहता है। और लड़के के माता पिता हैं, सास ससुर जो हैं, वो थोड़ा लड़की को अच्छी अपनी बेटी की तरह देख लें, और अगर लड़की के जो माता पिता हैं वो जो लड़के को अपने बेटे की तरह देख लें तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आती। थोड़ा पेशेंस अगर हर कोई रखे तो कभी भी एक चीज़ है, मैं कुछ नोटिस किया हूँ ये सारी चीज़ें कि प्रॉब्लम लड़के और लड़की में ज़्यादा नहीं रहता। प्रॉब्लम जो है वो उससे एक जनरेशन ऊपर में रहती है। तो एक जनरेशन ऊपर वालों को ये समझना भी है कि उनकी ज़िंदगी तो ऑलमोस्ट कट चुकी है, लेकिन अगर वो अपने बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किए तो फिर बहुत मुश्किल होगी आने वाले जनरेशन्स को। तो थोड़ा पेशेंस रखें और बच्चों को समझाएं, खुद भी समझें, बच्चों को भी समझाएं। कोई दिक्कत है तो अपनी फैमिली काउंसलिंग सेंटर है, वो ज़रूर हेल्प करेगी। नए साल के मौके पर हमारे व्यूअर्स को जी, ये बहुत खुशी की बात है कि TV21 आप लोग शुरू किए हैं, 1 जनवरी से शुरू कर रहे हैं। सो नया साल है, नई शुरुआत है। मुझे आशा है कि आप लोग काफ़ी अच्छे रहेंगे और टीवी में भी देखने को मौका मिलेगा आप लोगों को। काफ़ी अच्छे इश्यूज़ जो हैं वो आप लोग पब्लिक की इश्यूज़ जो हैं वो पब्लिक के सामने आप लोग लाएंगे, और लोगों को, हर किसी को चैनल से क्या उम्मीद रहती है कि जो उनसे कंसर्न जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दी जाए। तो मुझे आशा है आप लोग ऐसा ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, जो आपने अपना कीमती वक्त हमारे टीवी टीम को और TV21 को दिया है। तो नाजरीन, ये थे हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मनीष कुमार सिन्हा साहब, जो अपना कीमती वक्त हमें दिए हैं और कुछ हमारे मौजू पे, काउंसलिंग के मौजू पे थोड़ी सी रोशनी डालिए हैं। तो फिर दोबारा मुलाकात होंगी, जब तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। कैमरामैन इमरान के साथ पुराने शहर से मैं शेख अजीमुद्दीन, TV21 हैदराबाद।